गुड इवनिंग मित्रों। एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों 126वीं जयंती पर आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष चंद्र बोस, शायद इस नाम से ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो भली भांति न जानता हो या न पहचानता हो या फिर इनके बारे में ना सुना हो। ऐसे महान विभूतियों को, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों को तो सत सत नमन है। हम यूकेपीएससी के पुराने पेपरों पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज कुछ बहुत चर्चा बोस जी पर भी हो जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से भी सवाल हमारे लिए बार बार बनते हैं और हमें इनके बारे में पढ़ना भी चाहिए और इनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह जो नारा है यह किसने दिया था? बोस जी ने दिया था। आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पर जो फैक्ट याद रखने हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म याद रखना है दोस्तों। और जन्म अगर आपको याद है तो 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1800 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमेशा 23 जनवरी को, ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह साल 2021 से मनाया जाता है। मतलब पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? साल 2021 से, और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके बाद आपको जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो आईसीएस में दोस्तों, आप कहोगे भारतीय सिविल सेवा, मतलब आईसीएस में इनका चयन हुआ था 1919 में। फिर इन्होंने बाद में क्या कर दिया था? रिज़ाइन दे दिया था। और बोस जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। मतलब ये आध्यात्मिक गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद जी। अगर वही सवाल यह पूछा जाएगा कि बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे फिर, तो बोस जी के राजनीतिक गुरु थे, आप लोगों के दोस्तों, चित्तरंजन दास। कौन दोस्तों? चित्तरंजन दास, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने उसके बाद 1921 में निभाई थी। और इन्होंने फॉरवर्ड, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, एक अखबार था, 1921 में इनका कार्यभार संभाला इन्होंने, ठीक है, संपादन के तौर पर इन्होंने काम किया। इसके बाद वो भारत की आज़ादी के लिए विदेश गए, विदेशों से सहायता लेने के लिए वो जर्मनी भी गए दोस्तों। साल 1943 में कहाँ पहुँचे वो? जर्मनी से सिंगापुर पहुँचे, ठीक है दोस्तों। जर्मनी से कहाँ गए वो? सिंगापुर पहुँचे। और वहीं से उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था दोस्तों, दिल्ली चलो। कई बार सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह नारा दोस्तों आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था, याद करेंगे, हाँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 21 अक्टूबर को भी आपको याद रखना है। इन्होंने एक बहुत बड़ी सरकार, जिसको आप कहते हैं 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और साथ में भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी गठन किया। साथ में किसकी भी गठन किया दोस्तों? इन्होंने भारतीय सेना या भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी किया। याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय सेना का भी गठन करने की इन्होंने क्या की? वहाँ से घोषणा की दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको जो चीज़ यहाँ पर याद रखना है, 18 अगस्त का वो पल दोस्तों, बड़ा ही बहुत बेकार दिन था दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुखदाई का दिन था। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में दोस्तों, कहाँ दोस्तों? ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में दोस्तों एक रहस्यमयी मृत्यु हो गई। मतलब आज भी वो रहस्य सुलझा नहीं गया है, ठीक है दोस्तों। मतलब हवाई दुर्घटना में बोस जी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। अब इसके बाद आपको जो चीज़ यहाँ पर याद रखना है, बोस जी के सम्मान में दोस्तों भारत सरकार ने साल 2022 में, कब दोस्तों? साल 2022 में दिल्ली के इंडिया गेट में, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखते भी होंगे, दिल्ली इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा स्थापित की गई है।
क्या स्थापित की गई है दोस्तों? एक प्रतिमा स्थापित की गई है जो 28 फीट की है। कितने फीट की है दोस्तों? 28 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसे पीएम मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है। और अगर यह सवाल पूछा जाएगा कि यह प्रतिमा किस पत्थर की बनी है, तो आपको याद रखना है पूरा का पूरा ग्रेनाइट पत्थर का बना है। ठीक है दोस्तों। और इसका वजन पूछा जा सकता है एसएससी के एग्ज़ाम में, और इसका वजन है दोस्तों 65 मीट्रिक टन। ठीक है, मीट्रिक टन आपका क्या है? यह जो प्रतिमा बना है, यह जो 65 मीट्रिक टन यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं। और अगर सवाल पूछा जाएगा किस मूर्तिकार ने इसको डिज़ाइन किया है, मोस्ट 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 दोस्तों ऐसे सवाल बनता है। मूर्तिकार का नाम है अरुण अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीन छोटा होने की वजह से मैं नहीं लिख पाऊंगा पूरा। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करिएगा अरुण योगीराज। ठीक। इसके बाद भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी के ही सम्मान में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार चलाया है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार साल 2021 से दिया जाता है, आपको पता होगा दोस्तों। और इस वर्ष का साल 2022 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है वो है आपका गुजरात दोस्तों। किसे? गुजरात। और आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा जन्मदिन पर घोषित की जाती है, इनकी जयंती पर 23 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ओके। और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपको याद है व्यक्तिगत तौर पे भी और संगठनों को भी दी जाती है जिन्होंने आपदा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया होगा, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर 51 लाख रुपए मिलता है। कितने लाख रुपए दी जाती है? 51 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि साल 2022 का जो पुरस्कार दिया गया वो तो मैंने बता दिया आपको, गुजरात। वहीं व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाएगा तो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। किसे? विनोद शर्मा जी को। ठीक है। तो दोस्तों नेताजी का एक लोकप्रिय नाम है, नेताजी ही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछा जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नेताजी मतलब एक लोकप्रिय नाम, तो इनका लोकप्रिय नाम है नेताजी। ठीक है दोस्तों, नेताजी पर इतना ही। आइए हम अब सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो हम एपिसोड नंबर 13वें और 14वें पहुँचे हैं, 14वें एपिसोड से आज पढ़ना है। ठीक है। तो हमारा एपिसोड नंबर 14वां स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो ज़रा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये परिवार थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा मेरे को भी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ। और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो किस पर चाहिए आने वाले उत्तराखंड के लिए। मैं कनिष्क पर भी फोकस कर रहा हूँ और कनिष्क की वीडियो जो आएगी वो कल आएगी। पॉलिटिकल पार्ट 2 आएगी। ठीक है, पहला ही पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों, आप लोग उसको देखिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने भी 13 एपिसोड नहीं देखा है पहले के, खास करके यूके पीएससी के पुराने पेपरों के 13 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं, कृपया करके उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग बार बार प्रश्न रिपीटेड करता है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न हम हल करते हैं। अपर निजी सचिव का था, ये 2017 का पेपर है। ठीक है, पहला प्रश्न है अनल शब्द का समानार्थी है। तो अनल शब्द का समानार्थी है यहाँ पर वैश्वानर। ठीक है, और यहाँ पर अन्य इसके समानार्थी कौन कौन हो जाएंगे आपके? एक तो हो जाएगा पावक, एक हो जाएगा धूमकेतु। ठीक है, एक हो जाएगा आपका धूमकेतु, एक हो जाएगा आपका आपका हुताशन। ठीक है, ये आपके मुख्यतः अनल का समानार्थी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों को पुल्लिंग शब्द। तो चीता, भेड़िया और गीदड़ ये आपके पुल्लिंग शब्द है। आपको क्या करना है, अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटने नहीं आते हैं तो आप क्या करिएगा कि जो भी शब्द दिया होगा उसके आगे या पीछे पर क्या करिए आप विशेषण लगा करके देखिए, मतलब उसको सेंटेंस में पिरोना है। जैसे चीता अच्छा है, चीता अच्छी है, तो आपको क्या हो रहा है दोस्तों? चीता अच्छा है। ठीक है, यह आपका इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। या फिर अरे यार उस जंगल में तो बहुत भयंकर चीता देखा मैंने। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन के इर्द गिर्द पहुंच जाओगे राइट आंसर में। अगले प्रश्न पर वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है कह रहा है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय। अगला प्रश्न हम देखते हैं सेशन का। अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना अपना राग अल्पना का अपने ही स्वार्थ की बातें करना, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य में है, मतलब कौन सा वाच्य भाववाच्य है कह रहा है, ठीक है, वाक्य। और वाक्य और वाच्य तीन, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। जिसमें भाव की प्रधानता होगी भाववाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तवाच्य, और जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा, वेरी गुड, आपने टिक कर लिया, उनसे अब चला नहीं जाता। मतलब जहाँ आपको भाव उत्पन्न होगा मन में वही आपका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक, ठीक है। जैसे मैं अब मेरे से सहा नहीं जाता, ठीक है, ये भी आपका सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर जाते हैं, सेशन के 6 प्रश्न पर। क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है, मतलब आपको जो स्वर का क्रम दिया गया है वो कौन सा क्रम सही है कह रहा है। तो देखिए अ के बाद तो उ आ रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका ए आई ओ आव सही हो जाएगा, ठीक है, जो एक दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। स्वर संधि, सॉरी, दीर्घ स्वर है, सॉरी, हाँ, दीर्घ स्वर, स्वर आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर, ठीक है। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ और री, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा का समय जिसमें लगता है उसे क्या कहते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ऐसे करके। वहीं पुलुप्त स्वर पूछी जाएगी तो आप लोगों को पुलुप्त स्वर दोस्तों ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है। खास करके नाटकों में उसका प्रयोग होता है, जैसे ओम ना, उसके बाद राम, इस तरीके से, ठीक है। ये होते हैं आपके पुलुप्त स्वर। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे भी बढ़ती जा रही है दोस्तों, बहुत हो रहा है ना। कोई बात नहीं, आप लोग भी जॉब लगाओ फटाफट से, हाँ। आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय मतलब जिसे आप खर्च नहीं कर सकते हैं, या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के तौर से कोई परिवर्तन नहीं होगा मूल शब्द में, ठीक है। तो आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है इस वाक्य में अव्यय है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर आजकल। क्या हो जाएगा सही आंसर, आजकल। यह बहुत आसान होता है दोस्तों पहचानने में। अगले प्रश्न में 8वें प्रश्न में जाते हैं। रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा आप लोगों को, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है, वह वाच्य कहलाता है कर्मवाच्य, ठीक है। आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है। देखिए कर्मवाच्य की एक और बताता हूँ मैं आपको, हाँ, अच्छे से। रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है नहीं, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, ये आपका कर्म, देखो इसी पर इसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव, रवि रवि द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। जहां पर द्वारा आएगा वो आपका कर्म हो जाएगा, रवि द्वारा कह रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं 9वें पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, मोस्ट मोस्ट लगा दीजिएगा। एक वचन में सदैव प्रयुक्त होता है वर्षा, कौन, वर्षा एक। दूसरा आपका दूध, हमेशा एक वचन में। तीसरा आपका पानी, हमेशा एक वचन में। चांदी, हमेशा एक वचन में। अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। वहीं अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में, ओके। दर्शन हमेशा बहुवचन में। प्राण हमेशा बहुवचन में। बाल हमेशा बहुवचन में। लोग हमेशा बहुवचन में। होश हमेशा बहुवचन में। आंसू हमेशा बहुवचन में। मोस्ट मोस्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, लोग, होश,
आंसू, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बार बार। ठीक, अगले प्रश्न पर जाते हैं। दही बड़ा शब्द में समास है, तो ये कह रहा है कि दही बड़ा शब्द में समास कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं आपके यहाँ पर हो जाएंगे, 6 भेद हो जाते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और कारक साथ यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, तो अच्छे से उसको भी याद करिएगा। हाँ, अगले प्रश्न पर जाते हैं। वागी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाक धन इस। यह आपका दोस्तों व्यंजन संधि का क्या सा नियम है, व्यंजन संधि का पहला नियम। दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है, पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह आपका वागीश बन गया। व्यंजन संधि का वही दूसरा नियम क्या कहता है, व्यंजन संधि का वही दूसरा नियम ये कहता है कि पहले का तीसरा तीसरे का किस में परिवर्तन हो जाता है, पांचवें में हो जाता है, ये दूसरा नियम कहता है। वही आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, तकरीबन 8 नियम है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, त म ये सारे। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं। साखी शब्द का तत्सम रूप है, तो ये कह रहा है कि साखी शब्द का तत्सम रूप, तो यहाँ पर सबसे पहला आपको जानना है कि तत्सम किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल के ऐसे शब्द जो संस्कृत में बोले जाते थे और आज भी उसी रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, उसको बोलते हैं तत्सम। तो वहीं तद्भव आप लोगों को पूछी जाएगी, तो तद्भव क्या होता है दोस्तों, संस्कृत का क्या हिंदी रूपांतरण, मतलब थोड़ा सा जो प्राचीन काल में जो शब्द होंगे ना, उनको एक अलग अंदाज में बोलना ही आपका तद्भव कहलाता है। ठीक है, ज्यों के त्यों नहीं बोली जाती है वह शब्द आपका तद्भव कहलाती है। जैसे ज्यों के त्यों जो बोली जाएगी उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम से संबंधित 12 या 13 नियम होते हैं, उसको अच्छे से करिएगा। वो मैं आप लोगों को पहली शायद मैंने जब हिंदी पढ़ाया होगा, थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर तत्सम तद्भव के जानने के 12 या 13 नियम बताए होंगे। अगर आप उस 12-13 नियम को अच्छे से कर ले जाते हैं ना, तो देखिएगा आप कभी तत्सम तद्भव में नहीं रुकेंगे। ठीक है, अगर आपको यह भी पूछा जाएगा उसके बाद कि शब्द के कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो आपको याद रखने हैं शब्द के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जहाँ पर आपका सबसे पहले तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशत, फिर विदेशत। आप कहोगे फिर संकर किस में आते हैं, संकर 2 भाषाओं का मिलन होता है, देशी और विदेशी का, तभी मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया है, 4 ही बोला है तब। ठीक है, तो हम तत्सम पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, किस पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तत्सम पर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका तत्सम का साक्षी हो जाएगा साखी का। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको क्या करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो ये कह रहा है कि किस समास में, समास भी मैंने वहाँ पढ़ा रखा है, और समास तो बहुत आसान होता है यार, पढ़ने में तो बहुत ही इजी होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, देखो पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं, अन्य पद की प्रधानता बहुव्रीहि समास में होता है। ठीक है, तो देखिए अव्ययी भाव में जहाँ पर सबसे पहले प्रतिदिन या फिर ऐसे आपको प्रतीत होगा ना कि उपसर्ग लगा है या फिर एवरीडे चल रहा है, जैसे प्रतिदिन है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का अव्ययी भाव। ठीक है, जैसे तत्पुरुष है, यहाँ पर आपके सारे के सारे कारक चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, 7 कारक चिन्ह के। वहीं आप लोगों को पूछा जाएगा कर्मधारय के समास की कैसे पहचानोगे, हैं जो के समान आएगा। ठीक है, जैसे गगन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जो कि समान प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा कर्मधारय में। बहुब्रीहि में किसी तीसरे का ही बोध होता है। वहीं द्विगु में तो पहला वाचक संख्यावाचक होता है। वहीं द्वंद्व में, अरे द्वंद्व में तो दोनों ही क्या होते हैं, बराबर वेटेज वाले होते हैं। जैसे माता पिता, द्विगु का त्रिशूल हो जाएगा, यहाँ पर माता पिता हो जाएगा, लाभ हानि हो जाएगी द्वंद्व में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है अच्छे से। हाँ, और समाज के लिए वहाँ पर जरूर जाइए प्लेलिस्ट में और उसको देखिएगा, एग्जैक्ट आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा उसके बाद। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। खटपट शब्द है, तो ये खटपट कैसा शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है। ये देशज शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों, खटपट एक देशज शब्द है।
अगले प्रश्न पर हम जाते हैं, किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है? अरे वाह, क्या मस्त प्रश्न आ गया। उपवाक्य, वाक्य में जब एक वाक्य और लग जाए उसे कहते हैं उपवाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया आज? शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, वह घर कौन सा है जहाँ आचार्य जी रहा करते थे। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाए, क्योंकि जहाँ आचार्य जी रहा करते थे, यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा है और वहाँ से एक पूरा ही नया सेंटेंस बन चुका है। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। और कृपया करके ना, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है मेरी वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में एक अयोगवाह ध्वनि है। अब अयोगवाह ध्वनि, अब आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि अंक और अह क्या होते हैं आपके अयोगवाह ध्वनि, मतलब अयोगवाह स्वरों की संख्या या ध्वनियों की संख्या कितनी है? 2। कोई अयोगवाह को स्वर भी कहता है, तो कोई आपकी कई किताबों में व्यंजन भी कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं इसको स्वर व्यंजन भी कहा गया है। ठीक है। अब किशोरीदास वाजपेयी ने इस पर एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा है, योग है पर साथ नहीं। जैसे साया, जैसे आप लोग हो ना दोस्तों, देखते होंगे आप चलते हो, आपका साया भी पीछे पीछे चलता है। तो ठीक प्रकार हमारे किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा है, प्रसिद्ध लेखक। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है योग है पर साथ नहीं है, तो ये होते हैं अयोगवाह। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए, लोक सेवा आयोग आपके 20 प्रश्न में से कम 2 प्रश्न आपके शुद्ध अशुद्धि पूछता है, तो आपको शुद्ध अशुद्ध आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, मन मस्तिष्क में आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, अनुग्रहित है। ठीक है, देखिए अनुग्रहित। अगले प्रश्न पर, मात्राज्ञ शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर मात्राज्ञ शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? वेरी गुड, आप लोगों ने सोच लिया, मातृधन आज्ञा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि मात्राज्ञा में कौन सी संधि है, तो आप क्या करेंगे? मात्राज्ञा में तो आप लोग सिर्फ मात्राज्ञ क्या हो जाएगा? यन संधि। सोचिए, मात्राज्ञ, य क्या निकल रहा है? य बाहर निकल रहा है, ऐसे सोचिए, मात्रा र और य दिख र, ठीक है, मात्राज्ञ। तो ऐसे देखिए, जहाँ पर आपकी गलकंठ रुकेगी ना, वहीं पर संधि होती है, और गलकंठ कहेगी यह वर्ण बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर संधि है, वही पहचान करती है असल में। तो यन संधि का यह पहचान है। ओके। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि ना दोस्तों आप लोगों की 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, विसर्ग के भी नियम होते हैं। ठीक है, आप लोगों को यह अच्छे से आना चाहिए। और संधि में कौन सी संधि है? संधि में दोस्तों व्यंजन संधि है खुद। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, मैं न सिर्फ आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बल्कि दोस्तों यह प्रश्न जो आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों के प्रत्येक टॉपिक जैसे संधि है, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट या फिर संधि किसे कहते हैं, वह भी आप लोगों को बताता हूँ। मतलब जितना भी आपका क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का मैं अच्छे से क्या करता हूँ, डिटेल आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि बच्चा कहीं ना भटके। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए। मैं अब गलती किससे नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, गलती करके इंसान सीखता भी है। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले सारे विद्वान होते हैं? नहीं दोस्तों, आप सीखेंगे, हम सीखेंगे आप ही से। ठीक है, मैं भी किसी न किसी से सीखा हूँ। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से सपोर्ट करिए। हाँ, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब आप सोचिए कि अकर्मक, अकर्मक में कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो सकर्मक में खत्म होता है, याद रखिए। ठीक, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, मैदान कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, जैसे सीमा खाना खा रही है, खाना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, व्योम ने रसाल को अपनी पूरी कार बेच दी, समाप्त। मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, ठीक है, समाप्त। तो यहाँ पर कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर प्रश्न करोगे, जहाँ पर क्या है और क्यों का उत्तर मिलेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पर खिचड़ी पकाना कहते हैं ना यार, इसकी यहाँ तो खिचड़ी पक रहा है, मतलब कोई षड्यंत्र करना। ठीक है, आप कहते हो ना यार हमारे खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहे, भाई देख लीजिएगा,
कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगला प्रश्न, काठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो काठ मार जाने का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे में? सही आंसर आप लोगों ने ढूंढ भी लिया होगा और मैं भी बता देता हूँ फिर, हतप्रभ हो जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईसरिया शब्द का शुद्ध वर्तनी विशेषण बताइए। तो आप लोगों यह आपको आना चाहिए वर्णमाला में। ठीक है, अच्छे से कि क्या सही आंसर हो जाता है। इसको एक बार आप लोग रफ कॉपी में इसका प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, ईसरिया कैसे लिखते हैं करके, सॉरी। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर लिखिएगा, मैं जरूर लिखिएगा कहता हूं तो आपको लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर 23 पर, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है। काफी पहले बता दिया था लेकिन फिर से आ गया, देखिएगा। देखिए, संकर दो भाषाओं का, देशी और विदेशी दो भाषाओं का सम्मिलित रूप ही आपका संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड दोस्तों, रेलगाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द है, मतलब समूह का बोध कौन करा रहा है आपको? यह आपका कुंज हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं सेशन का। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कह रहा है, फिर उत्तम पुरुष का बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं हम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या याद करना है? सर्वनाम के सबसे पहले भेद। ठीक है, सर्वनाम के अंतर्गत जो आपका ये सही आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है? ठीक है, उत्तम पुरुष होता है, वेरी गुड, आप लोगों ने बता दिया। एक आपका मध्यम पुरुष होता है, शाबाश। एक आपका क्या हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा मैं किस में होता है? मैं मतलब पर्टिकुलर के लिए, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष में। ठीक है, शाबाश। तुम किस में होगा दोस्तों? तो तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष में। ओके, अब अगर सवाल पूछेगा वह, मतलब किसी अन्य का बोध हो रहा है ना, वह हो रहा है, किसी और का हो रहा है, तो वो होगा आपका अन्य पुरुष में। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। प्रेम शब्द का विलोम है, तो अगर किसी से प्रेम, तो वहीं पर आपका क्या भी हो जाता है? घृणा भी हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा घृणा। अगला प्रश्न, अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। क्लियर है? वहीं आप लोगों को क्या याद रखना है? सर्वज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पज्ञ। क्लियर है, शाबाश। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखिए भाई, हमारे स्टूडेंट लाइफ में तो कम खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा है ये सब कम खर्च करने वाला। अब कोई उड़ाता भी होगा अलग बात है, हाँ, मितव्ययी होता है वो। क्या क्या कहलाता है? मितव्ययी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर देखिए नदी तो नहीं है, ये तो आपका जातिवाचक, लकड़ी भी नहीं है, सभा भी नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका योग्यता। योग्यता ना, अरे यार उसकी योग्यता देखो ना, मतलब भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? योग्यता सही आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। निम्नलिखित में से एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए भाई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण आपको याद रखना है, ये हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये सही आंसर है आप लोगों का। अगला प्रश्न, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, मतलब हथेली पर सरसों उगाना। काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाए? शीघ्रातिशीघ्र कम कर देना। ठीक है, यह आपका सही आंसर हो जाए। अगले प्रश्न पर जाते हैं हम। हाँ, हिरण का समानार्थी शब्द है। फिर से देखिए, हिरण्य का समानार्थी 2 बार पूछा गया समानार्थी। पहला प्रश्न हमने इसी से चर्चा की थी, अनल का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका पूछा गया हिरण्य का समानार्थी। ठीक, अब हिरण्य का समानार्थी क्या क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। ठीक, अब कंचन इसका एक होता है समानार्थी, दूसरा होता है आपका कनक। ठीक है, तीसरा होता है आपका हेम, चौथा होता है आपका सुवर्ण। ठीक है, और पांचवा होता है आपका आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 7 कुंभ करके एक नाम होता है। ठीक है, 7 कुंभ, मैं कहीं देख रहा था 7 कुंभ। ठीक है, इसके बाद एक होता है ताम्रश। ठीक है, ये आपके याद रखने, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कनक याद रखना है। ठीक है, कंचन, कनक, सुवर्ण और हेम। हिरण्य का समानार्थी होता है सोना भी होता है, याद रखेंगे। ठीक, अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। फिर से वर्तनी शुद्ध,
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका आर्द्र हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अल्पज्ञ का विलोम होगा, तो मैंने वहाँ पर आपको सर्वज्ञ बोला था, तो यहाँ पर ये नहीं दिया है तो बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। अगले प्रश्न पर 35वां है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग से आप लोग ध्यान लगा के सुन रहे हैं, क्योंकि आपको दोस्तों अगर समय देना पड़ेगा नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, सीखना है तो समय चाहिए। निम्नलिखित में से एक अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? य, र, ल, व। तो यहाँ पर कौन सा बैठ रहा है? हमारा य बैठ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं और अगले प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न भी ठीक, निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन है। अब कह रहा है भाई ओष्ठ व्यंजन, अब आपको तो पता लगेगा, बोलिए एक बार। ग तो कंठ है, ठीक है। यहाँ पर अब फ कौन सा है? फ भाई फ, जहाँ पर आपके होठ क्या हो रहे हैं? आपस में मिल जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं आपका ओष्ठ व्यंजन। ओके, या फिर द्विओष्ठ भी कहते हैं कभी कभी इसको। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये है आपका कौन सा हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध ये हो जाएगा निरोग, क्योंकि अंताक्षरी होता है। व्यवसायिक, ये व्यवसायिक होता है। कवित्री यहाँ से होता है, ठीक है दोस्तों, यह पर, तो यहाँ पर निरोग सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब कह रहा है तद्भव, मैं लेक्चर में ही आगे समझा चुका हूँ आप लोगों को तद्भव, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तद्भव सही आंसर। शाबाश, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, बता भी लिया होगा। ये हो जाएगा उल्लू। क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव का उल्लू हो जाएगा। अगर आपको यही पूछा जाएगा कि यह सवाल दोबारा इस तरीके से पूछ भी तो सकता है कि उल्लू का तत्सम बताइए, तो आप क्या करेंगे? उलूक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उलूक, ठीक है, उलूक। तो वहीं आप लोगों को ये भी तो पूछ सकता है कि वानर का तद्भव बनाए, क्योंकि वानर तो तत्सम शब्द है। तो वानर का तद्भव होता है दोस्तों बंदर। क्या होता है? बंदर। ओके, अब वहीं काष्ठ तो आपका तत्सम है, तो काष्ठ का तद्भव बताओ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड, काठ। वहीं गुहा क्या है? ये तो तत्सम है, तो वहीं आपको क्या पूछा जाएगा? तद्भव पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? गुफा। ठीक है दोस्तों, शाबाश, आपको सब आने लग गया आप, ठीक है, क्योंकि आप बीबी सर यूके चैनल के साथ पढ़ रहे हैं। और भाई अगर पढ़ना है ना, शिद्दत से पढ़ो बस। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। अब सोचो भाई, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इंद्र भाई शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आप लोगों का शक्र होगा। सॉरी, यहाँ पे शुक्र नहीं है, शक्र है। हाँ, शुक्र नहीं होता है, शक्र होता है। ठीक, तो इस पर क्या क्या हो सकता है इंद्र पर? एक तो देवराज होता है, ठीक है, एक सचिपति होता है। एक क्या होता है इंद्र का? सचिपति होता है। एक सुरेंद्र भी होता है। कोई सुरेंद्र नाम का अगर वीडियो देख रहे हो तो देख लिया भाई, सुरेंद्र भाई देख लो भाई आप। महेंद्र भी होता है, सुरपति भी होता है, ठीक है, और पुरंदर भी होता है, और भी बहुत होते हैं। लेकिन आपको सच कहूँ तो इंद्र पर जो सबसे इम्पोर्टेंट देवराज, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला, सचिपति, सुरेंद्र, महेंद्र, सुरपति, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो वहीं आपको याद रखना है। ठीक है, आप पर्यायवाची कम से कम 30-40 याद करिएगा, वहीं सफिशेंट होता है, एलिमिनेट कर लोगे वहीं से। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। बालिका नृत्य कर रही है, वाक्य का कर्मवाच्य है, तो मैंने आप लोग को पहचानने के लिए एक ट्रिक दिया था, जिसमें द्वारा आएगा, जिसमें क्या आएगा? द्वारा आएगा, वो सीधे सीधे आपका कर्मवाच्य हो जाता है। तो बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है, ये आपका कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आ रहा है, में देखो, अगर केतु पूछा जाएगा कि केतु किसका पर्यायवाची है, केतु का क्या क्या पर्यायवाची है, तो आपने कभी झंडा सुना होगा। जैसे केतु का आप कह सकते हो निशान, ठीक है, इसके बाद झंडा होता है, इसके बाद पताका भी होता है, ठीक है, इसके बाद ध्वज भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि केतु 3-4 बार उत्तराखंड के आपका जो SSC पेपर कराते थे ना, वहाँ पे पूछा गया है निशान किसका पर्यायवाची है करके, और झंडा का तो कई बार पूछा जाता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है,
तो वही आपको मयूख भी तो पूछा जा सकता है, तो मैंने कहा मयूख का भी बता देता हूँ। मयूख, जैसे कभी आपने सुना होगा किरण, ठीक है, किरण, तो मयूख का पर्यायवाची होता है किरण। एक रेगिस्तान में मरीचा नाम सुना हुआ है आपने लोगों ने, तो मरीचा। इसके बाद रश्मि भी होती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग सुनते होंगे टैक्स, ठीक है, टैक्स, ठीक है, ये भी आपका होता है। और एक होता है आपका प्रभा, मतलब कर होता है यहाँ पर, कर मतलब यहाँ पर प्रभा हो गया। तो मयूख का पर्यायवाची कौन कौन सा हुआ दोस्तों? एक मरीचि, रश्मि, किरण, प्रभा और कर हो जाएगा, ठीक है, कर हो जाएगा। ओके, ये आप लोगों का क्या था दोस्तों, यहाँ तक का सेगमेंट हिंदी का था, ठीक है, यहाँ तक का सेगमेंट क्या था आप लोगों का, हिंदी का था। आज का फिर अभी सॉरी अभी 2 प्रश्न हैं, अभी हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं आज। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महान आलोचक के रूप में डैश डैश हैं, तो प्रतिष्ठित है दोस्तों, ये क्या है, प्रतिष्ठित, रामचंद्र शुक्ल। ओके, अगला प्रश्न है हिंदी का ही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक उच्छिप्त ध्वनि है। उच्छिप्त ध्वनि आप लोगों को पता होगा, जिसे हम मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सही, क्या हो जाएगा, शाबाश, आप लोगों ने ढूंढ लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ड और ढ इसका सही होता है, ठीक है। तो मूर्धन्य, सारे मूर्धन्य व्यंजन आपके उच्छिप्त व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक, बट बेसिकली यहाँ पर 2 दिया जाता है कभी कभी। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। 43वां, अनाथ में उपसर्ग है। अनाथ में उपसर्ग, उपसर्ग सबसे आगे और प्रत्यय सबसे पीछे शब्द के। अगले प्रश्न पर फिर से अवयव पर देखिए दोस्तों, निम्न में से एक अवयव शब्द है। तो अवयव शब्द मैंने फिर बोला, जिसे आप खर्च, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, अवयव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इति, ठीक है। यद्यपि शब्द में संधि है, बहुत आसान है, अब तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। यद्यपि, देखिए यद्यपि, मेरे साथ बोलिए, यद्यपि, यद्यपि 2 बार बोलिए ना आपने, 2 बार बोलिए। और जब शब्द को 2 बार बोलते हो ना, तो आपके गलकंड से कुछ ना कुछ एक वर्ण बाहर निकल करके आया होगा और बोला होगा कि यहीं रुक जा भाई, मैं पानी पी करके आता हूँ। तो यद्यपि, य क्या बाहर निकाला, य, तो यन संधि है, ठीक है, वेरी गुड। आपको अब संधि पहचानना लगभग लगभग आ गया, ठीक है, और आप लोग आसानी से कर भी ले जाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे कुछ बहुत साइंस के क्वेश्चन है, तो कुछ बहुत जीएस के। तो जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से आगे कल कराऊंगा, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 37 मिनट की वीडियो बन चुकी है। आप लोग क्योंकि लंबी वीडियो की, तो फिर आप लोग को अरे आप बहुत लंबी, इतना मेरे से नहीं हो पाए, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसी आशा से कल मिलूंगा, कल सवेरे कनिष्क सहायक की वीडियो आएगी दोस्तों, ठीक है, एपिसोड नंबर 2। दोस्तों थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए समाप्रार्थी हूँ, कनिष्क लगातार नहीं कर पा रहा हूँ। जो आपके टीचर है वो जल्दी आने वाले हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो मैं बना पाऊँ, थोड़ा सा डिटेल अवश्य आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा दूँ, ठीक है दोस्तों। तो हम कल मिलेंगे, धन्यवाद, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।